बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो गए और मुलाकातें नहीं हो रही। उनकी फ़ैमिली मिलने के लिए जाती है, हर हफ्ते जाती है, मुलाकात नहीं करवाई जाती। वो बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान से मिलने की, लेकिन मुलाकात हो नहीं पा रही। अब ये मामलात अदालत में गए और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा गए, बार बार अदालतों में गए, लगभग सैकड़ों मरतबा अदालत में गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और इमरान खान साहब की फैमिली, उनके वकला और बहुत सारे लोग अदालतों में जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई। अब हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया था, लार्जर बेंच ने ऑर्डर दिया था, तो सब ये समझ रहे थे कि मुलाकात हो जाएगी, फिर भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो सबको लगा कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजेस गुस्सा दिखाएंगे या जजेस ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है और तौहीन अदालत की जा रही है, तो वो मुलाकात के लिए हुक्म जारी करेंगे। तो ये मामला इमरान खान साहब का आज के दिन के लिए लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये इस मामले को सुन रहे थे। 3 रुकनी बेंच था और ऐसा लगता था कि चीज़ों को सुना जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए। किसी एक जज ने भी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में से कि वो ये सवाल पूछ लेते कि भाई एक आदमी की आपने मुलाकातें क्यों बंद कर दी हैं, किस कानून के तहत बंद कर दी हैं, और अदालती अहकामात के बावजूद आप मुलाकातें क्यों नहीं करवा रहे। बल्कि ये हुक्म भी जारी किया जा सकता था कि आप फौरी तौर पे मुलाकात करवाएं और रिपोर्ट भी हमारे पास लेकर आए। वो ये करने की बजाय टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप गए। और जो 3 रुकनी बेंच है वो अल्लाह अल्लाह करके तो केस लगा था, सारे इंतज़ार कर रहे थे कि केस लगेगा, लेकिन एक मरतबा भी नहीं पूछा कि जनाब ये 8 महीने से 7 महीने से आपने जो मुलाकातें बंद की हुई हैं इसकी वजह बता दें कि ये मुलाकातें क्यों बंद की हुई हैं, या कोई रीज़न तो हमारे सामने रखें। 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया हुकूमत ने, उनसे कहा जी हमें 4 हफ्ते का नोटिस चाहिए, इन्होंने 3 हफ्ते का नोटिस दे दिया कि जी 3 हफ्ते के बाद दोबारा आएँ और वजह बताएं कि इमरान खान की मुलाकात उनकी फैमिली से, उनके वकला से, उनके डॉक्टरों से क्यों नहीं करवाई जा रही। आप अंदाज़ा करें कि यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालत, जहाँ पे जजेस बोलने से डरते हैं, जहाँ पे जजेस सवाल उठाने से डरते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए वो सहाफ़ी कितने बहादुर होंगे जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवालात उठाने से डर रहे हैं, वहाँ पे आम लोग सवाल उठाते हैं, फिर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाता है, पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया गया है। तो अब 3 हफ्ते का टाइम दे दिया गया और तीनों जजेस ने, यानी जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा थी, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। अब ये तो हीरे हैं बहुत बड़े बड़े ये जजेस, जिनको यही समझ नहीं आई कि एक आदमी की, और पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है, आलमी सतह पे खबर चल रही है, और 3 हफ्ते का मजीद टाइम देकर इन्होंने भिजवा दिया। पंजाब की हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने मुलाकातों के खिलाफ बात की है, उन्होंने मुखालफत की है। यानी ये बात आपने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखनी है कि पंजाब में मरीम नवाज़ की और नवाज शरीफ की हुकूमत है, वफाक में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के साथ यानी जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत है। और इन दोनों हुकूमतों ने यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि हम मुखालफत करते हैं इस बात की कि इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से, वकला से, डॉक्टरों से मुलाकात करवाई जाए। बस ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए कहा है, और मैं अपनी टीम से भी कहूँगा कि ये क्लिप आज की तारीख के साथ काट के रख लें, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है 20 जुलाई 2026 को। तो कल को कोई ये ना कहे कि जनाब हमारी मुलाकात नहीं हो रही। तो इमरान खान की मुलाकात बड़े लंबे अरसे से नहीं हो रही, और आज मुखालफत की है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने भी। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड पे रखने के लिए है, ताकि कल को जब ये रोएं, पिटें, चीखें मारें, तो इनको ये दिखाया जा सके कि जनाब ये देखिए आपने ये किया था। नाज़रीन, जजेस इंसाफ क्यों नहीं देते, इसके पीछे रीजंस है ना। जो भी इंसाफ नहीं देता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को परेशान करने में, उनको सजाएं देने में, उनको जेलों में रखने में अपना किरदार अदा करता है, ये सिस्टम उसे नवाजता है। आप सहाफ़ियों में देख लीजिए, वकला में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, जो जितना ज़्यादा इमरान खान से लड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों ने उतना ही ज़्यादा सिस्टम के ज़रिए
उसे नवाजा है। मिसाल के तौर पे अभी 3 जजेस आए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस लाए गए हैं और उसके लिए जो इजलास हुआ उसमें 3 जजेस के नाम फाइनल किए गए। इनमें से जो एक जज हैं वो शाहरुख अर्जुमंद हैं जिन्हें लाया गया है। ये शाहरुख अर्जुमंद वो साहब हैं जिन्होंने बतौर जज, यानी अब निचली कोर्ट में जब ये जज थे इनको लाया गया हाई कोर्ट में, तो इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में सजा सुनाई थी। तो देखें कैसा इनाम मिला, अब हाई कोर्ट के जज बन गए। उमैर मजीद मलिक साहब, ये वो वकील साहब हैं जो तोशाखाना का जो एक केस था इमरान खान साहब के ऊपर, उसमें FIA की जानिब से बतौर प्रोसिक्यूटर पेश होते रहे हैं। यानी ये भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुआवनत कर चुके हैं मौजूदा हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की, लिहाजा इन्हें भी नवाजा गया, ये भी बन गए हाई कोर्ट के जज। फिर एक अयाज शौकत साहब हैं, ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में रहे हैं हाई कोर्ट में, तो फिर इन्हें भी बना दिया गया। तो जो जो इमरान खान के खिलाफ जाएगा या उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको ये सिस्टम नवाजता है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे हिमायत चाहिए, उन्हें सिस्टम के अंदर हर जगह अपने लोग चाहिए और ख़ास तौर पे वो लोग चाहिए जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ डिलीवर किया हुआ हो। देखिए ना, जो जो आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होगा ना, तो इस रजीम को इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्योंकि ये आदमी इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसको बेहतर जगह पे पहुंचाओ। अब ये भी डरेगा कि इमरान खान आ गया तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा, लिहाजा ये बदला लेने में हमारी मदद करेगा और इस सिस्टम को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। इसलिए ऐसे सारे हीरे इकट्ठे किए जाते हैं जो एंटी इमरान, पूरा निज़ाम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान का खड़ा है बुग़्ज़े इमरान में। पूरा निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त खड़ा है एंटी इमरान लोगों को इकट्ठा करके, और इनके पांव ज़मीन पे नहीं है, ना इनकी कोई जड़ है। ये एक झटके में सारे के सारे गिर जाएंगे और आप इन्हें गिरता हुआ देखेंगे। नौरीन नियाज़ी इमरान खान साहब की बहन, उनके ऊपर आपको पता है कि वो NCCIA ने एक ऐसा इंटरव्यू जो नशर ही नहीं हुआ, एक ऐसा इंटरव्यू जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं इसको नहीं चलाना, हालांकि उसके अंदर जो कंटेंट है वो तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में वो नौरीन नियाज़ी को भी पसंद नहीं आया, या उन्हें ये समझ आ गई कि ये चीज़ ऑन एयर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने रोक दिया था। और कंटेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं, मोदी के साथ दोस्ती कोई इतनी बुरी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने घर में लेकर आए अपनी सालगिरह वाले दिन, नवाज शरीफ अपनी घर की एक शादी के अंदर मोदी को लेकर आए। यहाँ मरियम नवाज यहाँ से उन्हें तोहफे भेजती हैं, वो वहाँ से इन्हें तोहफे भेजते हैं, वहाँ से साड़ियाँ आती हैं, सामान आता है, कपड़े आते हैं, यहाँ से मैंगोज जाते हैं, ये भी यहाँ से गिफ्ट भेजते हैं। तो नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं मोदी के साथ वो ढके छुपे तो नहीं है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसे बहुत पसंद भी करती है। तो जर्नैलों को तकलीफ क्या हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि जनाब मोदी के साथ इनके ताल्लुकात हैं। देखें, ये तो इंडिया का जो अपना उनका वज़ीर ख़ारजा, वो ये कह चुका है कि हमने जब हमला करना था हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था, पाकिस्तान ने मदारिस खाली करवा लिए थे, उसके बाद हमने वहाँ पर मिसाइल मारे हैं। तो नौरीन तो यही कह रही हैं कि ये तो इनका आपस में ताल्लुक था, इनको पता था एक दूसरे क्या करने जा रहे हैं। वो तो बाद में अल्लाह भला करे एयरफोर्स का जब इंडिया हद से आगे गुजर गया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिरा दिए। अब एयरफोर्स किसी भी सूरत में किसी भी हैसियत में आर्मी चीफ के अंडर आती ही नहीं है। आपको पता है आईनी और कानूनी हैसियत में एयरफोर्स आर्मी चीफ के अंडर नहीं होती, वो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अंडर होती है। आर्मी चीफ के अंडर सिर्फ और सिर्फ बर्री फौज होती है। तो एयरफोर्स ने तैयारी गिराए, क्रेडिट आर्मी चीफ ने ले लिया और वो फील्ड मार्शल भी बन गए, सारे ओहदे भी ले लिए, इस्तिस्ना भी ले लिया, 5 साल की एक्सटेंशन भी ले ली। अभी तो इसका भी एहतसाब होना बाकी है कि जनाब ये किस चक्कर में आपने कर दिया। इतनी बड़ी ज्यादती की गई, जिन्होंने कारनामा किया उन्हें दिया कुछ नहीं और एक आउटसाइडर ने सारा कुछ ले लिया जिनके पास उसका इख्तियार नहीं था। यानी एयरफोर्स को वो कमांड नहीं करते, आर्मी चीफ बड़ी फौज को कमांड करता है और एयर चीफ जो है वो एयरफोर्स को कमांड करता है और तमाम फोर्सेस के ऊपर जॉइंट चीफ होता है। और आसिम मुनीर साहब जॉइंट चीफ नहीं थे। नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जवाब जमा करवाया NCCIA को और उनके वकील के जरिए से उन्होंने जवाब जमा करवाया। उन्होंने कहा कानूनी हैसियत तो बताया ना आपने, किस हैसियत में हमें ये नोटिस भेजा है। दूसरा, उन्होंने जो नोटिस के अंदर इल्ज़ामात हैं उन्होंने कहा कानूनी शकें ज़रा इसकी वाज़ेह करें कि आपने किस बुनियाद के ऊपर ये शकें लगाई हैं। फिर उन्होंने कहा जी तफसीलात भी देना हमें, कि ये सारी तफसीलात बताएं कि हालातों वाक़यात आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी और कैसे बुरी लगी है, ये भी आप बताएं। फिर उन्होंने कहा कानून के दायरे में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूँ, मैं पूरा ताउन करूँगी। इन्होंने कुछ वक्त भी मांग लिया, उसकी वजह यह है कि
वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ चाहिए और किस बुनियाद पे चाहिए और ये कार्रवाई आप किस बुनियाद पे कर रहे हैं, और फिर हमें टाइम दें ताकि हम आपको प्रॉपर उसका जवाब दे सकें। देखिए, इसको वायरल जिसने किया ना वो फंसेगा। ये तो दो लोगों की बातचीत है ना, ऑफ द रिकॉर्ड हो गई। जिसने इसको वायरल किया उसको फंसना चाहिए। और ये वायरल किया गया बाकायदा टाउट्स की जानिब से। टाउट्स ने इस बयानिए को फैलाया है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद से ऐसी चीजों को क्यों फैलाती है? फजलुर रहमान साहब का आप मिसाल ले लें, उन्हें तो किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं किया गया। फजलुर रहमान के ऊपर मुकदमा करने से भी हुकूमत घबराती है, वो नहीं करती। वो ऐसा क्यों नहीं करती? यहां पे नाज़रीन मैंने आपको एक और चीज दिखानी है। ये मोहम्मद वसीम खान साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं NCCIA के, और ये इस्लामाबाद में। ज्यादातर जो मुकदमात हो रहे हैं ना, ज्यादातर जो कार्रवाइयां हो रही हैं या इंक्वायरियां खुल रही हैं, उसमें ये साहब मुद्दई बनते हैं और ये साहब नोटिस जारी करते हैं। मोहम्मद वसीम खान ये सब इंस्पेक्टर है NCCIA का। ये कौन है? ये कहां से आया है? ये किस इदारे से यहां पहुंचाया गया है? और ये यहां पे किस काम पे लगा हुआ है? और किस किस को इसने नोटिस जारी कर दिए हैं? इसके ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। लेकिन ये आदमी आपने याद रखना है, इसे आपने कभी भूलना नहीं है, क्योंकि ये खुद से अज्यूम कर लेता है कि ये मेरे मुल्क के खिलाफ है और इसको जो है वो सजा मिलनी चाहिए। ये आदमी फैसला करता है कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ये एक बेहतरीन पुर्जे के तौर पे काम कर रहा है मोहम्मद वसीम खान। तो किस हैसियत में कर रहा है और कौन इसे अहकामात जारी करता है कि जनाब आप ये वाला काम कीजिए? हालांकि इंतहाई नामुनासिब है। फजलुर रहमान को नोटिस जारी नहीं करता ये आदमी, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नोटिस जारी नहीं करता। लेकिन जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान या उनकी फैमिली या कोई बंदा आता है, वहां पे ये फौरन नोटिस जारी करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ी सी और खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। एक तो नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पे करप्शन के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। नून लीग के लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा उस करप्शन का जो करप्शन आपने की है, और मौलाना फजलुर रहमान पे वो चढ़ाई कर रहे हैं। देखें, ये दिन भी आने थे। थोड़ा अरसा पहले बिलावल और मरियम नवाज दोनों मौलाना साहब की गोद में थे। मौलाना साहब ने अपने हाथों से दोनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया और उन्हें रिजीम चेंज ऑपरेशन में पूरी सहूलत दी, और बाद में उन्हें हुकूमतें भी बनवाने में मदद दी। लेकिन मौलाना साहब जो है उनको उनका पत्ता काट दिया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्ट ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन नवाज शरीफ और जरदारी के साथ चल रहे थे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को बाहर निकाल दिया गया। फजलुर रहमान साहब को इस बात का दुख बहुत है। अब वो पुराने गिले शिकवे भी कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई का मौलाना साहब ने गिला किया, तो मौलाना साहब को याद नहीं है शायद कि कारगिल परवेज मुशर्रफ ने की थी वो घटिया हरकत, जब नवाज शरीफ ने कहा कि इसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है और ये मुजाहिद बनाकर फौजियों को ले गया है कारगिल के पहाड़ों पे, और ये मानता ही नहीं है कि वो इसके फौजी हैं। और वहाँ पे सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थीं, मैयतें फौजियों की शोहदा की पड़ी हुई थी, उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था और इंडिया ने अमानतन दफनाया था। फजलुर रहमान ने ये कहानी तो सुनाई, लेकिन फजलुर रहमान ने ये नहीं बताया कि उसी जर्नैल को बाद में फजलुर रहमान ने बहुत सपोर्ट किया। उसी जर्नैल ने फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी बना कर दी। उसी जर्नैल को लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी सहूलत भी दी थी, और उसी जर्नैल के साथ एक वर्किंग रिलेशन भी बनाया था मौलाना फजलुर रहमान ने। नवाज शरीफ ने कहा था मैं इंक्वायरी करवाऊंगा कारगिल की। आज तक नवाज शरीफ को बार बार हुकूमत मिली, उसके बाद उसने कभी इंक्वायरी ना करवाई। तो वो परवेज मुशर्रफ था मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसकी आपने हमेशा सहूलतकारी की जब तक वो कमज़ोर नहीं हुआ। जब वो कमज़ोर हो गया तो आप उसके खिलाफ हो गए। आज अगर आसिम मुनीर कमज़ोर हो रहा है तो हो सकता है कि उसको कमज़ोर देख के आप उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर आसिम मुनीर ताकत में आ गया तो मौलाना साहब फिर आप क्या करेंगे? सवाल तो ये पैदा होता है। और मौलाना साहब जो कर रहे हैं, क्या वो बगैर किसी के इशारे के कर रहे हैं? माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मौलाना साहब हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेले हैं और यकीन दहानियों के बाद खेले हैं। बगैर यकीन दहानियों के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी कुछ नहीं किया। और इस मरतबा मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद से इनकलाबी बन गए या वो इनकलाबी बनना चाहते हैं, इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तानियों से जब भी मैं पूछता हूँ, पाकिस्तानी इस बात पे यकीन ही नहीं करते। देखे ना मौलाना साहब, आप इतना कुछ बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ कह ही नहीं रहा। वो सनम जावेद, उनका एक पैगाम आया जेल से एक सहाफ़ी के ज़रिए से, वो मैं पैगाम भी आपके सामने रख देता हूँ। एक जर्नलिस्ट हैं
मैं अभी नाम लूंगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन सनम जावेद ने उनके ज़रिए से मुझ तक एक पैगाम पहुंचाया, उनके बहुत करीबी सोर्सेज ने। वो ये बताती हैं कि हालत ये है उनकी इस वक्त कि वो उठने बैठने से और चलने फिरने से भी कासिर हैं और उन्हें 3-3 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंतहाई तकलीफ में है और डॉक्टर और अमला उन्हें चेक करने के लिए नहीं आता। उन्हें अस्पताल जो जेल के अंदर है वहाँ पे बुलवाया जाता है, वो उन्हें चेक करने के लिए भी नहीं आते जब वो तकलीफ में मुब्तला होती हैं। और वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे साथ किया जा रहा है ना, ये मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे और मेरी जान खतरे में है जो अभी किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आसिम मुनीर साहब को और मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सनम जावेद पे बराह रास्त बहुत गुस्सा है कि ये एक छोटी सी लड़की है, ये हमसे टूट ही नहीं रही, ये हमसे हार ही नहीं रही। यही गुस्सा जो है ईमान मज़ारी पे है, यही गुस्सा जो है महरंग बलूच पे है, यही गुस्सा यास्मीन राशिद पे है, सनम जावेद की बहन पे भी यही गुस्सा है कि ये हमसे टूटते क्यों नहीं है, हम इन्हें तोड़ना चाहते हैं, ये हमसे टूटते नहीं है। बंदूक हमारे पास है, बूट हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, डंडा हमारे पास है, ये कमज़ोर निहत्ती लड़कियां हमसे जीत कैसे सकती हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो उन्हें हो रही है। तो वहाँ जेल के अंदर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुबशरा, उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे ऊपर से ऑर्डर है कि ये जिए या मरे, कोशिश करनी है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि जेल से बाहर इन्हें इलाज के लिए ना भिजवाया जाए। अब ये एक सहाफ़ी के जरिए पैगाम आया मुझे और वो बहुत सीरियस है सिचुएशन। यानी मैं आपको फ़ौरन इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को कोई खबर आती है या कोई चीज़ होती है तो ये रिकॉर्ड के ऊपर रहे कि सबको पहले से इल्म था, कुछ भी अचानक नहीं हो रहा था। तो सनम जावेद की हालत बहुत ख़राब है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपना गुस्सा उतार रही है। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने बिलाखिर फैसला किया कि वो मुजफ्फराबाद भी जाएंगे और मीरपुर भी जाएंगे, इसकी खबर भी शाया करवा दी गई है। और मुजफ्फराबाद में क्योंकि देखें ना, जो ब्रिगेडियर हैं फाइक, जो सेक्टर कमांडर हैं आज़ाद कश्मीर में, वो नवाज शरीफ से इश्क करते हैं, उन्हें नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत है और वो इसका बरमला इजहार भी करते हैं। कई मुलाकातों में कई जगहों पे वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ से उनको इश्क है और नवाज शरीफ जो है वो इसने इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानी दी है किसी और ने नहीं दी, ये ब्रिगेडियर फाइक का मानना है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ के जलसे कामयाब हों। सिक्योरिटी के हसार के अंदर नवाज शरीफ को एक बंद इन्वायरमेंट के अंदर माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि वो जलसे कर सकें मीरपुर में भी और मुजफ्फराबाद में भी। क्योंकि मियाँ साहब ये कह रहे थे, देखो बिलावल को आपने आने दिया है, मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो मियाँ साहब को अब मौका फराहम किया जाएगा कि वो आएँ और आकर आज़ाद कश्मीर के अंदर हल्का फुल्का जो भी वो कर सकते हैं, बंद इन्वायरमेंट में जितने बंदे इकट्ठे किए जा सकें, मियाँ साहब का जलसा करवाया जाएगा। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। 9 दिन हो गए इस लड़ाई को, 4 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए हैं, कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए हैं, अमेरिका का फ़ौजी नुकसान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस हवाले से ना मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जहन में ये रखें कि उर्दन के ऊपर ईरान सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्योंकि उर्दन एक अहम कड़ी है और आलमी तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ईरान इसराइल को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन इसराइल का दिफा करने वाली जो आखिरी और सबसे अहम तरीन हिफाजती तय है वो उर्दन है। बराह रास्त हमलों की बढ़ती हुई शरह कुवैत, बहरीन और कतर वगैरह में तबाह होने वाले रेडार्स और दीगर अमरीकी आलात का बराह रास्त नतीजा है और इसके साथ ही फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स की कमी भी इस सारे अमल में शामिल है कि अब वो जो दिफा करने का एक पूरा निज़ाम है ना इसराइल को बचाने के लिए, वो कमज़ोर हो रहा है। यानी पिछले कई सालों के दौरान सेंटकॉम ने अरब ममालिक को इसराइल की हिफाजत करने वाले एक हिफाजती गुंबद के तौर पे तैयार किया था। यानी उन्होंने एक ऐसी लेयर बनाई थी कि अगर ईरान की तरफ से कभी भी इसराइल पे अटैक आए तो अरब ममालिक में ऐसा सिस्टम लगा हो कि इसराइल तक वो बम, वो मिसाइल, वो ड्रोन जा ही ना सके। और ऐसा हुआ भी, बहुत बड़े पैमाने पे चीज़ों को रास्ते में रोका गया। अब ईरान जो रास्ते में लगे हुए सारे हथियार हैं या रेडार हैं या इंटरसेप्टर हैं, वो उनका मुकाबला कर रहा है, उन्हें तेज़ी से तबाह कर रहा है। और इसराइल अपने मिसाइल भेजने के लिए अगर कोई रुकावटें हैं तो उन्हें दूर कर रहा है, इसलिए वो उर्दन में ज़्यादा अटैक करता है। जबकि अमेरिका ईरान को लगातार कमज़ोर करने के लिए अपने फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए है। द वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है और उसमें कहा गया कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई की तैयारियां कर रही है। ये फैसला इस हफ्ते के दौरान होने वाले शदीद हमलों के बाद किया गया है, जिनमें 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। पेंटागन खित्ते में फ़ौजी तैयारों की तादाद में इजाफा कर रहा है क्योंकि हुकाम वसी तर कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अमरीकी हुकाम जो समझदार हैं उन्होंने इस बात से खबरदार किया कि हमारे पास इस वक्त इंटरसेप्टर्स की कमी है, यानी जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल होते हैं मिसाइल्स, उनकी हमें कमी है। गोला बारूद के घटते हुए ज़खायर
इस मुहिम को ख़राब कर सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। बाकर कालीबाफ ने, जो ईरान के स्पीकर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार खित्ते में नया फौजी साजो सामान बड़ी तेज़ी से ला रहा है और हम चाहते हैं कि जंग रुके, लेकिन हमें ये समझ आ रही है कि अमेरिका बहुत तेज़ी से जंगी चालन चल रहा है और बड़ी तेज़ी से हथियारों को यहाँ पे पहुँचा रहा है। तो हमने भी इस बुनियाद पे अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। जिस किस्म के इक़दाम होंगे उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। तो ये है नाज़रीन अब तक की सारी सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रखी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।